हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कुछ PYQ 2020 एग्ज़ाम UGC नेट के। आज हम उसी से इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम उसी PYQ करेंगे 2020 ईयर के UGC नेट एग्ज़ाम के PYQ टीचिंग एप्टीट्यूड के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट टू बी स्टाइल रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज ऑफ एन इफेक्टिव टीचर, कि किसी भी इफेक्टिव टीचर के लिए स्टाइल रिलेटेड कॉम्पिटेंसी। स्टाइल रिलेटेड कॉम्पिटेंसी मीन्स पर्सनैलिटी वाला जो हमने पार्ट किया था कि कुछ बिहेवियर कॉम्पिटेंसीज होती हैं, कुछ पर्सनैलिटी कॉम्पिटेंसीज होती हैं। तो उनमें पर्सनैलिटी या स्टाइल रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है, ए पार्ट है ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर डेमनर विच मीन्स बीइंग ऑर्डिनरली क्लियर एंड कंट्रोल्ड, तो आर इन कंट्रोल। तो ये फर्स्ट ए पार्ट आएगा, क्योंकि स्टाइल रिलेटेड मतलब स्टाइल ही है टीचर का। अच्छा टीचर क्या है, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि वो हर चीज़ को ऑर्गेनाइज रखेगा, ऑर्डर फॉर्म में रखेगा, साथ साथ हर चीज़ को क्लियर रखेगा, कुछ भी कन्फ्यूजन टाइप नहीं रहेगा और सब कुछ अंडर कंट्रोल रखेगा। उसके बाद बी है लिटरेसी विच इम्प्लाइज जनरल नॉलेज एज वेल एज गुड एज रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये जनरल नॉलेज का पॉइंट जो है वो हमने पढ़ा था, बिहेवियर कॉम्पिटेंसीज में आता है। तो बी पार्ट नहीं आएगा क्योंकि उसने सिर्फ स्टाइल रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज ही पूछी हैं। उसके बाद सी है सेल्फ एफिकेसी विच रेफर्स टू पर्सनल सेल्फ परसीव्ड कैपेसिटी टू परफॉर्म अ टास्क, कि उस पर्सन में जो टीचर है उसमें सेल्फ एफिकेसी होनी चाहिए। तो सेल्फ एफिकेसी भी एक पर्सनैलिटी का पार्ट, एक स्टाइल रिलेटेड कॉम्पिटेंसी का पार्ट है, जो बताता है कि किसी भी पर्सन में एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए कैसी उसकी कैपेसिटी है। तो ए और सी आएगा। उसके बाद डी है फ्लेक्सिबिलिटी विच मीन्स सेंसिटिव एंड लेनियंट, तो वो भी नहीं आएगा। ई है इवैल्यूएटिंग एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक, तो वो भी नहीं, क्योंकि इवैल्यूएटिंग एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक, कम्युनिकेटिंग, ये सब हमारा बिहेवियर कॉम्पिटेंसीज में आता है। तो यहाँ पे पूछे स्टाइल रिलेटेड कॉम्पिटेंसी, तो वो हमारा आएगा ए एंड सी। एक तो ऑर्गेनाइज बिहेवियर होना चाहिए, उसका साथ साथ जो है उसमें सेल्फ एफिकेसी होनी चाहिए, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने की कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो पर्सन कैसा टास्क परफॉर्म कर रहा है। तो ये हमारा आता है पर्सनैलिटी या स्टाइल रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज में। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, ड्यूरिंग टीचिंग वन आर टीचर यूजेस प्रोसेस क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स विल हैव डोमिनेंस। तो इसने पूछा कि टीचिंग के दौरान जब एक टीचर प्रोसेस टाइप क्वेश्चन का यूज़ करता है, दो टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो प्रोसेस टाइप एक कंटेंट टाइप। तो यहाँ पे पूछा गया है कि प्रोसेस टाइप क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं। ये हमने एक्सप्लेन किया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीचिंग एप्टीट्यूड के पार्ट में। फोर्थ पार्ट है हमारा, उसमें हमने डिस्कस किया कि प्रोसेस टाइप क्वेश्चन कौन से और कंटेंट टाइप क्वेश्चन कौन से। प्रोसेस टाइप क्वेश्चन क्या क्या नाम है वो हमने एक्सप्लेन किया, कंटेंट टाइप के क्या क्या नाम है वो हमने एक्सप्लेन किया है। आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, फोर्थ पार्ट की वीडियो में मिलेगा आपको कंटेंट। तो इसमें ए पार्ट है डायरेक्ट क्वेश्चन, बी है हायर ऑर्डर क्वेश्चन, सी है कन्वर्जेंट क्वेश्चन, डी है इनडायरेक्ट क्वेश्चन और ई है कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो हमें पता है कि जो प्रोसेस टाइप क्वेश्चन होते हैं वो हमारे कंटेंट बेस होते हैं, कंसेप्ट बेस होते हैं सॉरी, कि जो प्रोसेसिंग क्वेश्चन होंगे वो हमारे डिस्क्रिप्टिव होंगे। प्रोसेस मतलब चलने वाले क्वेश्चन, जो आपके राइट और रॉन्ग, सिर्फ आपको हाँ या ना में जवाब नहीं देना, वहाँ पे आपको प्रोसेसिंग में जवाब देना है। जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव पेपर है, वो आपका प्रोसेस टाइप क्वेश्चन होते हैं। वहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। वहाँ पे प्रोसेस टाइप क्वेश्चन में आप जो है डिस्क्रिप्टिव है, जो आपका कंसेप्ट बेस होता है, जहाँ पे आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन जहाँ से पुट किए जाते हैं। और जो प्रोसेस टाइप क्वेश्चन और डाइवर्जेंट टाइप के होते हैं, जहाँ पे आपको डीप स्टडी नहीं करनी पड़ती है, बल्कि कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन है, वहाँ पे आपको डीप स्टडी करनी पड़ती है। ये जो क्वेश्चन है वो हायर ऑर्डर क्वेश्चन होते हैं। तो प्रोसेस क्वेश्चन में फर्स्ट ए पार्ट डायरेक्ट क्वेश्चन वो नहीं होते, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं हमारे कंटेंट टाइप क्वेश्चन। बी है हायर ऑर्डर क्वेश्चन, वो है बी आएगा इसके अंदर। उसके बाद कन्वर्जेंट क्वेश्चन नहीं होते, ये डाइवर्जेंट क्वेश्चन होते हैं, तो सी नहीं आएगा। उसके बाद डी है इनडायरेक्ट क्वेश्चन, तो वो भी आएगा क्योंकि प्रोसेस टाइप क्वेश्चन इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। और ई है कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, तो वो भी है, क्योंकि अगर हमें एक भी अच्छे से पता होगा, अगर हमें पता है कि जो प्रोसेस क्वेश्चन है वो कन्वर्जेंट नहीं होते, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 अपने आप डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 में भी सी है, 2 में भी सी है, तो वो डिलीट हो जाएगा। और 3 में भी सी, तो वो भी डिलीट हो जाएगा। अपने आप एक ऑप्शन बचेगा बी, डी एंड ई। तो ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा आ जाएगा बी, डी एंड ई, कि प्रोसेस टाइप क्वेश्चन हमारे होते हैं, हायर ऑर्डर क्वेश्चन होते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ये डाइवर्जेंट होते हैं। अगर आपको ये इतनी भी नॉलेज होगी, अगर हमें इतना भी पता होगा कि प्रोसेस टाइप क्वेश्चन हमारे डाइवर्जेंट हैं, तो यहाँ से भी इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि
तीनों ही पार्ट में सी ए ऑप्शन 1 में भी सी है, ऑप्शन 2 में भी और ऑप्शन 3 में भी सी है। तो अगर हमने सी को एलिमिनेट करते तो अपने आप ऑप्शन 4 बच जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, बी, डी एंड ई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई दोज फीचर्स विच आर एसोसिएटेड विद इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी। ये भी हमने एक्सप्लेन किया था कि इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी कौन सी होती हैं। इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी वो होती हैं जहाँ पे जो टीचर है वो डायरेक्ट बच्चों को, स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन ना देके उनको इनडायरेक्ट रूप से इंस्ट्रक्शन देता है। जैसे कि जो टीचर है वो उनको इंक्वायरी में इंक्लूड कर लेगा, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा, वो डायरेक्टली इंक्लूड नहीं हुआ, उसने इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दी बच्चों को। और जो है वो प्रॉब्लम बेस्ड प्रेजेंटेशन होगी इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में। और यहाँ पे एक पॉइंट होता है, इसमें 3 ही पॉइंट मेन है इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी के अंदर। और एक इसमें कि कंसेप्ट बेस होगा, ये जो इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी है वो कंसेप्ट बेस रहेगा। तो ए पार्ट है गाइडेड स्टूडेंट प्रैक्टिस, तो वो भी नहीं आएगा। बी है फोकस ऑन कंसेप्ट एक्विजिशन थ्रू क्वेश्चन आंसर सेशन, कि जो इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी है वो कंसेप्ट एक्विजिशन पे फोकस करते हैं, कंसेप्ट को एक्वायर करने में फोकस करते हैं क्वेश्चन सेशन के थ्रू। तो ये हमारा इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी का पार्ट है, क्योंकि इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी में हमारे 3 पॉइंट मेन थे। एक तो था कंसेप्ट फोकस, एक था हमारा इंक्वायरी, एक था प्रोग्राम बेस्ड प्रेजेंटेशन। तो उसके बाद बी आ गया, तो एक तो बी हो गया हमारा इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी में। उसके बाद सी है प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस मटेरियल इन स्मॉल इजी टू टेक स्टेप। तो यहाँ पे क्या है, जो टीचर है वो डायरेक्टली जो है इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है लर्नर्स को स्मॉल क्वांटिटीज़ में या फिर उनके इजी स्टेप्स को लेने के लिए। तो फिर ये नहीं आएगा। उसके बाद डी है प्रॉब्लम प्रेजेंटेशन, तो वो आएगा क्योंकि ये हमारा पार्ट है। उसके बाद ई है पार्टिसिपेटरी एंड कोलैबोरेशन मोस्ट स्ट्रेस्ड, कि जो अगर पार्टिसिपेशन होगा, कोलैबोरेशन होगा तो वो स्ट्रेस की तरफ जाएगा। मतलब यहाँ पे टीचर ने इंस्ट्रक्शन जो है डायरेक्टली नहीं दी। तो ये हमारा आएगा इसका आंसर बी, डी एंड ई। बी मतलब जो टीचर है वो कंसेप्ट एक्विजिशन पर फोकस कर रहा है, डी जहाँ पे प्रॉब्लम प्रेजेंटेशन हो रही है, और ई पार्टिसिपेटरी एंड कोलैबोरेटिव मूव्स स्ट्रेस। तो इसका आंसर ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, बी, डी, ई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर यूज ड्यूरिंग टीचिंग फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई क्वेश्चंस दैट आर प्रोसेस टाइप रादर देन कंटेंट टाइप। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उन क्वेश्चंस को बताओ आप जो प्रोसेस टाइप है रादर देन कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप नहीं है, वो प्रोसेस टाइप है। देखो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली नहीं पूछा कि क्वेश्चन प्रोसेस टाइप कौन कौन से हैं, इन्होंने पूछा प्रोसेस टाइप कौन से हैं जो कंटेंट टाइप नहीं है। तो क्या पूछे इन्होंने, प्रोसेस टाइप क्वेश्चन। ये अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, प्रोसेस टाइप क्वेश्चन वाला शिफ्ट अलग अलग है बट क्वेश्चन सेम है। तो प्रोसेस टाइप क्वेश्चन हमारे कौन से होते हैं, जो हमारे डाइवर्जेंट होते हैं, जो हमारे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और जो हायर ऑर्डर के होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, डाइवर्जेंट क्वेश्चन, क्योंकि प्रोसेस टाइप क्वेश्चन हमारे डिस्क्रिप्टिव नेचर के होते हैं, जो आपको सब्जेक्टिव हैं, जो आपको पूरा लिखना है 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग, जो MCQ नहीं है, और जो आपका फैक्ट बेस्ड नहीं, आपका कंसेप्ट बेस्ड होगा। जितना आपको कंसेप्ट क्लियर होगा उतना आप उस क्वेश्चन को लिख पाएंगे। तो ये डाइवर्जेंट है, आपको डीप स्टडी नहीं करनी पड़ती। तो इसका आंसर आएगा ए, डाइवर्जेंट क्वेश्चन, सी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, और ई हायर ऑर्डर क्वेश्चन। क्योंकि हमारे प्रोसेस टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं, हायर ऑर्डर के, बट कंटेंट टाइप होते हैं हमारे लोअर ऑर्डर के। मतलब जो लोअर ऑर्डर है, कन्वर्जेंट है, फैक्ट बेस है, MCQ है, ऑब्जेक्टिव है, वो आपके कंटेंट बेस रहते हैं। और प्रोसेस टाइप हमारे रहते हैं डाइवर्जेंट, कंसेप्ट बेस, हायर ऑर्डर, डिस्क्रिप्टिव, सब्जेक्टिव, ये सब हमारा प्रोसेस टाइप में आता है। तो आंसर आ जाएगा इसका ए, सी, ई, डाइवर्जेंट, कंसेप्ट बेस एंड हायर ऑर्डर क्वेश्चन। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, सी, ई। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज फीचर्स विच रिलेट टू एन अप्रोच टू टीचिंग एंड लर्निंग इन इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग। बिल्कुल क्वेश्चन आया हुआ, सेम क्वेश्चन है जो हमने आज ही इसी वीडियो में किया है। ये अलग शिफ्ट का क्वेश्चन है बट क्वेश्चन सेम है। हमने पता है कि स्ट्रेटजी कौन कौन सी होती है इनडायरेक्ट, जो इंक्वायरी प्रोसेस में इंक्लूड हो, प्रेजेंटेशन हो, कंसेप्ट बेस हो, वो हमारी किस में आती है, इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी में आती है। तो उसका ए है इंगेजमेंट इन इंक्वायरी प्रोसेस, तो वो आएगा क्योंकि इंक्वायरी प्रोसेस में होती है इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी। सेकंड है कंसेप्ट बेस्ड कंटेंट प्रेजेंटेशन, तो वो भी क्योंकि जो प्रॉब्लम बेस्ड प्रेजेंटेशन हो या कंसेप्ट बेस्ड कंटेंट प्रेजेंटेशन हमारी इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी में आती है। तो ए, बी है। उसके बाद नेक्स्ट है
गेनिंग अटेंशन एंड इन्फॉर्मिंग द लर्नर ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, तो ये नहीं है क्योंकि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कभी प्रोवाइड नहीं करते अटेंशन को गेन करने के लिए टीचर्स इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी के अंदर, तो सी नहीं है। नेक्स्ट है डी, प्रेजेंटिंग द स्टिमुली मटेरियल एंड स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रीक्विस्टिक लर्निंग, तो ये भी नहीं है क्योंकि जो लर्नर है और जो टीचर है वो प्रेजेंट नहीं करता स्टिमुलस मटेरियल को, वो प्रेजेंटेशन में इंक्लूड होता है बट वो खुद से प्रेजेंट नहीं करता मटेरियल को, तो डी नहीं है। नेक्स्ट है ई, इनकरेजिंग स्टूडेंट टू यूज़ रेफरेंस फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंस, कि जो टीचर है वो उनको इनकरेज करता है, खुद से उनको गाइड नहीं करता टीचर उनको इनकरेज करता है कि वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग रेफरेंस को यूज़ करें, तो ये आएगा क्योंकि इनडायरेक्ट का पार्ट हो गया ये। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड ए बी ई, जो इंक्वायरी प्रोसेस में इंक्लूड हो, साथ साथ कंटेंट बेस्ड प्रॉब्लम बेस्ड प्रेजेंटेशन हो, साथ साथ जो टीचर है उनको इनकरेज करे है बच्चों को कि वो अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग रेफरेंसेस को यूज़ करें। जो टीचर है उनको डायरेक्ट स्ट्रेटजी ना बता के, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ना देके उनको इनडायरेक्टली गाइड कर रहा है, तो उसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड ए बी एंड ई। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द टेस्ट डाटा टेल अस अबाउट अ स्टूडेंट लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी इन अ डिफाइंड एरिया, द प्रोसीजर ऑफ इवैल्यूएशन इज कॉल्ड, कि जब एक टेस्ट डाटा बताता है स्टूडेंट की प्रोफिशिएंसी, तो प्रोफिशिएंसी हमारी होती है एक डिफाइंड एरिया के अंदर, जब स्टूडेंट की प्रोफिशिएंसी लेवल बताया जाता है तो वो कौन सा इवैल्यूएशन होता है, तो वो हमारा होता है क्राइटेरियन इवैल्यूएशन, क्योंकि सबमेटिव इवैल्यूएशन होता है हमारा एट द एंड ऑफ ईयर, फॉर्मेटिव हमारा होता है ड्यूरिंग द टीचिंग, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस, नॉर्म रेफरेंस होता है हमारा जब जो है स्टूडेंट की परसेंटाइल रैंक के बारे में बात हो, जैसे हमारे नेट का एग्ज़ाम जो हमारा जब परसेंटाइल में जो रिजल्ट आता है तो वो हमारा होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। और क्राइटेरिया रेफरेंस होते हैं हमारे क्राइटेरिया, जो जैसे कि हमारा क्राइटेरिया फिक्स है कि जिनके पीजी के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर 55% मार्क्स होंगे वही नेट का फॉर्म फिल कर पाएगा, तो क्राइटेरिया हो गया। तो जब एक स्टूडेंट की प्रोफिशिएंसी जब क्राइटेरिया फिक्स हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग, जो प्रोफिशिएंसी के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोडालिटी ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग इन टर्म्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग आउटकम, ट्रेनिंग जो टीचिंग है वो किस तरह अलग है ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्टिंग से लर्निंग आउटकम के टर्म्स में। तो देखो टीचिंग है हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है, ट्रेनिंग सिर्फ एक स्किल डेवलपमेंट की बात करता है, और इंस्ट्रक्शन का सीधा सा मतलब फॉर्मल गिव एंड टेक, मतलब आपने इंस्ट्रक्शन फॉर्मली दी और फॉर्मली ली, जो टीचर है वो इंस्ट्रक्शन देता है या फिर लेता है। तो इन दोनों में ट्रेनिंग और टीचिंग, ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन दोनों में थिंकिंग नहीं होती, दोनों में क्या होता है सिर्फ एक चीज़ पे फोकस होता है। ट्रेनिंग में आप जस्ट स्किल डेवलप कर रहे हो, थिंक नहीं कर रहे हो, कुछ क्रिएटिव नहीं कर रहे हो। इंस्ट्रक्शन में भी आपने फॉर्मल जो लिया या दिया, कुछ नया अलग से थिंक नहीं किया, कुछ अलग से सोचा नहीं। बट टीचिंग अलग है क्योंकि टीचिंग के अंदर क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग दोनों ही होती है। तो टीचिंग अलग है क्योंकि उसके अंदर क्रिटिकल और क्रिएटिव दोनों ही थिंकिंग है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, क्योंकि वही अलग है ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्टिंग से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अबंडेंट स्कोप ऑफ फॉर प्रमोटिंग कंसेप्ट लर्निंग अंडर विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। अबंडेंट मीन्स बहुत ज़्यादा, कि कंसेप्ट लर्निंग का कहाँ बहुत ज़्यादा स्कोप है, कौन से स्टेज में स्कोप है, कि किस स्टेज की डेवलपमेंट की 4 स्टेज हैं, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, प्री एडोलसेंस और एडोलसेंस। कौन सी स्टेज में कंसेप्ट लर्निंग होती है बच्चे की, कौन सी स्टेज में उसकी कंसेप्ट लर्निंग होती है, किस स्टेज में उसमें कंसेप्ट को समझना शुरू कर देता है वो। तो इन्फेंसी की पीरियड मीन्स इन्फेंसी मतलब जब शिशु अवस्था है, उसके बच्चे वाली अवस्था है, तो वहाँ को कंसेप्ट नहीं, वो रट्टे मारता है, वो रूट लर्निंग करता है। चाइल्डहुड में भी वो इतना रूट लर्निंग ही करता है, बट एडोलसेंस, प्री एडोलसेंस पीरियड आता है, उसमें वो कंसेप्ट इतना अच्छे से नहीं सीख पाता। बट एडोलसेंस पीरियड में जो उसकी किशोर अवस्था है वहाँ पे वो कंसेप्ट सीखता है। एडोलसेंस जब वो कंसेप्ट पे फोकस करता है, कंसेप्ट को सीखता है, ना कि रूट लर्निंग करता है। तो जब कंसेप्ट सीखेगा तो वो हमारा आता है, वो हमारा होता है एडोलसेंस की टीचिंग, एडोलसेंस की स्टेज में। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ड्यूरिंग एडोलसेंस। एडोलसेंस की स्टेज में, किशोर अवस्था की स्टेज में वो जो है कंसेप्ट सीखता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन गैगने लर्निंग हायरार्की विच ऑफ द लर्निंग टाइप्स इमीडिएटली प्रीसीड्स कंसेप्ट लर्निंग। कंसेप्ट लर्निंग से इमीडिएटली मीन्स तुरंत और प्रीसीड मीन्स पहले। तो गैगने लर्निंग हायरार्की के अकॉर्डिंग कंसेप्ट लर्निंग से तुरंत पहले क्या आता है, हमारी गैगने ने 4 हायरार्की दी है। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेटिंग है, उसके बाद कंसेप्ट है, तो उसके बाद 2 और है, रूल लर्निंग और देन प्रॉब्लम लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, ऐसा कुछ है। तो ये 4 हायरार्की हैं, 4 लर्निंग है ये। तो इसने पूछा कि गैगने के अकॉर्डिंग कंसेप्ट से पहले क्या आएगा, तो कंसेप्ट से तुरंत पहले आएगा हमारा डिस्क्रिमिनेटिंग लर्निंग, क्योंकि 4 लर्निंग आपको बहुत बार पूछा गया है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया है गैगने की हायरार्की के अकॉर्डिंग कि गैगने की लर्निंग हायरार्की के अकॉर्डिंग इसके बाद फिर इससे पहले क्या, ऐसा कुछ क्वेश्चन सेट हुआ है। तो यहाँ पूछे कंसेप्ट से पहले क्या, कंसेप्ट से पहले हमारा आएगा डिस्क्रिमिनेटिंग लर्निंग, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। तो ऑप्शन 4 आएगा डिस्क्रिमिनेशन के बाद कंसेप्ट, कंसेप्ट के बाद रूल, रूल के बाद प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, डिस्क्रिमिनेटिंग लर्निंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ टीचर कंसिडर्ड हिज और हर स्टूडेंट इल इन्फॉर्म्ड टीचर बिहेवियर इज डिस्क्राइब्ड एज। कि अगर टीचर कंसिडर करता है उसके बच्चे को इल इन्फॉर्म्ड, तो टीचर का बिहेवियर कैसा है। तो टीचर का बिहेवियर कैसे, प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस, मतलब टीचर ने क्या किया, उसको इग्नोर किया है प्लूरलिस्टिक के अकॉर्डिंग। और प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस इज़ द करेक्ट आंसर, जहाँ जो टीचर है वो इग्नोर कर रहा है बच्चों को डायरेक्टली। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्चरिंग द इमेजिनेशन एंड इनिशिएटिव ऑफ स्टूडेंट इज़ ऑफ क्रूशियल इम्पोर्टेंस इन। कि जब स्टूडेंट की कैप्चर होता है इमेजिनेशन, जब वो इमेजिनेशन करता है बच्चा, या फिर उसका इनिशिएटिव कैसा है, कौन से मेथड में ज़्यादा इम्पोर्टेंस करता है, केस मेथड में, कंसेप्ट मैपिंग में, या फिर पीयर इंस्ट्रक्शन में, या क्विज में, कौन से इन चारों मेथड्स में से स्टूडेंट की इमेजिनेशन को देखा जाता है, इमेजिनेशन चेक किया जाता है, इमेजिनेशन को कैप्चर किया जाता है। तो कंसेप्ट मैपिंग में सिर्फ कंसेप्ट देखा जाता है, पीयर में इंस्ट्रक्शन में जब उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाती है कुछ इमेजिनेशन नहीं होता, क्विज में कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट आंसर होते हैं। तो उसका आंसर आएगा केस स्टडी, जहाँ पे जो बच्चा है वो केस स्टडी में कोई केस को रीड कर रहा है, उसके बाद केस पे खुद से इमेजिन कर रहा है कि इसके पॉसिबल रिजल्ट क्या होंगे, पॉसिबल इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा। तो केस स्टडी ऐसा मेथड है जहाँ पर बच्चे की इमेजिनेशन, बच्चे का कैसा उसकी कल्पना है उसको चेक किया जाता है कि कैसा वो सोच रहा है उस केस के बारे में। बच्चे को कोई केस दिया गया, उस केस के बारे में उसने खुद से सोचा कि क्या इसके पॉसिबल आउटकम होंगे, क्या क्या इसका रिजल्ट आएगा, तो वहाँ उसकी इमेजिनेशन को चेक किया जाएगा, उसको कैप्चर किया जाएगा। तो उसका आंसर आएगा केस स्टडी ऑफ टीचिंग, केस मेथड ऑफ टीचिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटिव ऑफ इनोवेशन इन इवैल्यूएशन सिस्टम एट प्रेजेंट। इस टाइम एट प्रेजेंट इवैल्यूएशन सिस्टम में कौन सा नया इनोवेशन आया है। तो सेमेस्टराइजेशन सिस्टम तो बहुत पहले से है, वो तो अभी एट प्रेजेंट नया नहीं आया है। प्रोजेक्ट बेस्ड इवैल्यूएशन सिस्टम भी पहले से ही है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड भी पहले से ही है। अभी नया क्या है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, क्योंकि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का मतलब है कि जहाँ पर बच्चों को नंबर सिस्टम के बजाय उनकी इवैल्यूएशन होगी ग्रेडिंग में, उनको ग्रेड प्रोवाइड की जाएगी, उनको ग्रेड लेटर या ग्रेड पॉइंट प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे कि कोई बच्चे का रिजल्ट है पास, तो उसको पी ग्रेड दी जाएगी और उसको 4 नंबर दिए जाएंगे ग्रेड पॉइंट के। तो ये नया इनोवेशन था एट प्रेजेंट इवैल्यूएशन सिस्टम में। तो अभी जो इवैल्यूएशन हो रहा है वो हमारा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। दूसरी बात, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में एक और बात है कि उसमें बच्चे को स्टूडेंट को पूरा हक है, उसको चॉइस मिलती है कि वो अपने कोर्सेज़ को अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकता है। अपने कोर्सेज़ को उसकी ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं कि उसको फिक्स कोर्सेज ही नहीं करने हैं, वो अपने अकॉर्डिंग उनको चूज़ कर सकता है। तो फिलहाल हमें पूछा गया है कि इवैल्यूएशन सिस्टम कौन सा नया आया है, तो वो हमारा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जिसमें ग्रेड पॉइंट या ग्रेड लेटर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ टीचिंग इज व्यूड एज ए कॉन्टिनम विच ऑफ द फॉलोइंग मोडालिटी इन्वॉल्व एक्टिव गिव एंड टेक बिटवीन टीचर एंड लर्नर। सीधा सा हमने किया था कि फॉर्मल गिव एंड टेक कहाँ होता है, इंस्ट्रक्शन में, सिंपल सी बात। क्योंकि इसने पूछा है कि टीचिंग और लर्नर, टीचर और लर्नर के बीच में कहाँ पर गिव एंड टेक होगा। तो टीचिंग में तो सिर्फ गिव एंड टेक नहीं होता है, टीचिंग में तो हमारी होती है ओवरऑल डेवलपमेंट, कंडीशनिंग में बिहेवियर चेंज होता है, इंस्ट्रक्शन में गिव एंड टेक होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा इंस्ट्रक्शन, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में हमारा क्या होता है, फॉर्मल गिव एंड टेक। जो टीचर है वो लर्नर को फॉर्मली गिव एंड टेक क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा या फिर इंस्ट्रक्शन लेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा इंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस किया है। बिल्कुल नेम सिंपल
सिंगल सिंगल लाइन में डिस्कस किया हमने इसको कि इंस्ट्रक्शन मतलब क्या है, टीचिंग में क्या है, कंडीशनिंग में क्या है, एक्विजिशन में क्या है, इंडोक्ट्रिनेशन में क्या है, असिमुलेशन क्या है, कमोडेशन क्या है। इन वन लाइन हमने इसको चेक किया है, रिवाइज किया है। तो आप जाके चेक कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में डिस्कस किया है हमने टॉपिक। तो फिलहाल इस टॉपिक का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर है इंस्ट्रक्शन, जहाँ पे टीचर लर्नर के बीच में फॉर्मल गिव एंड टेक चलता है। तो उसका करेक्ट आंसर आएगा इंस्ट्रक्शन, जहाँ पर फॉर्मल गिव एंड टेक होता है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट है, मतलब मैच द फॉलोइंग है। A B C D 4 पार्ट दिए, इनके चारों के आगे साइड में लिखा हुआ है कि कौन किसने क्या बात कही है। नॉलेज इज रिकलेक्शन किसने कहा है, नॉलेज इज आइदर एनालिटिक और सिंथेटिक किसने कहा है, नॉलेज इज सिंथेटिक अप्रोप्रिएटी या प्रायोरिटी, या फिर नॉलेज इज परसेप्शन और परसेप्शन इज नॉलेज। तो ये ऐसा किसने कहा गया है। तो हमें ये याद रखने वाली बात है कि नॉलेज इज रिकलेक्शन किसने कहा है। तो हमें एक भी पता होगा तो आंसर निकल जाएगा। नॉलेज एक रिकलेक्शन है, ऐसा प्लूटो ने कहा है। मतलब ए का फोर्थ फिक्स है, क्योंकि अगर आप हमें एक भी कंफर्म होगा यहाँ से तो अपने आप बाकी निकल जाएंगे। नॉलेज इज रिकलेक्शन मतलब ये किसने कहा है, प्लूटो ने। तो ए का फोर्थ फिक्स हो गया। अब ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन 1 में भी ए का फोर्थ नहीं, ऑप्शन 2 में ए का फोर्थ नहीं, 3 में भी नहीं, तो उसका क्या बच गया ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 में ए का फोर्थ मीन्स नॉलेज इज रिकलेक्शन कहा है प्लूटो ने। बी का थर्ड मतलब नॉलेज एनालिटिक है सिंथेटिक है, तो वो कहा है हुमे ने। नॉलेज इज सिंथेटिक प्रायोरिटी वो कहा है कांत ने। और नॉलेज परसेप्शन या परसेप्शन नॉलेज है वो कहा है बर्कले ने। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। एक याद होना चाहिए अच्छे से कि प्लूटो ने कहा कि नॉलेज एक रिकलेक्शन है, या बर्कले ने कहा है कि नॉलेज परसेप्शन और परसेप्शन ही नॉलेज है। तो इससे अपने आप ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, A student finds it difficult to understand, analyze and interpret the concept and principle relating to a subject formally prescribed. Which learner characteristics would be most relevant in such a situation to be probed? एक स्टूडेंट हो जो ये जानने में उसको मुश्किल हो रही है, एनालाइज करने में मुश्किल हो रही है कि कौन से सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट फॉर्मली सब्जेक्ट को देखते वक्त उसको प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट को इंटरप्रेट उनको समझने में मुश्किल हो रही है। तो इस ऐसे जो उसको समझने में मुश्किल हो रही है वो किस वजह से मुश्किल हो रही है, उनकी एकेडमिक कमी की वजह से, या सोशल कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, या फिर इमोशनल की वजह से, कोग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक की वजह से। मतलब क्यों वो बच्चा क्यों नहीं समझ पा रहा है कि उसकी सब्जेक्ट फॉर्मली उसके कंसेप्ट क्या है, उसके प्रिंसिपल क्या सब्जेक्ट के, उसके एनालाइज के, उसको क्या क्यों वो नहीं समझ पा रहा है। क्योंकि सीधी सी बात एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक उसका कोई रोल नहीं है, सोशल में उसका कोई रोल है ही नहीं, सोशल सब्जेक्ट से, इमोशनल सब्जेक्ट से कोई रिलेशन नहीं है। फोर्थ बच गया हमारा कोग्निटिव, क्योंकि कोग्निटिव मतलब उसकी समझ, कोग्निटिव मीन्स उसका उनका इंटेलिजेंस पावर, उसकी समझ कम है, इसी वजह से वो सब्जेक्ट को प्रिस्क्राइब करने में, सब्जेक्ट को समझने में वो गलती कर रहा है, सब्जेक्ट को समझने में उसको मुश्किल हो रही है। तो इसका आंसर आएगा 4, क्योंकि कोग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में उसकी बुद्धि की वजह से उसको कमी हो रही है, इसी वजह से वो अपने सब्जेक्ट को समझने में उसको मुश्किल है। कोग्निटिव मतलब उसकी इंटेलिजेंस पावर, उसकी बुद्धि में कुछ ना कुछ मतलब उसकी लर्निंग स्लो है, उसी वजह से उसको समझने में मुश्किल हो रही है। तो आज डिस्कस किया अपने 15 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। प्लीज़ आप वो वीडियो चेक करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी PYQ सॉल्व करने में, साथ साथ आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में। 4 पार्ट है, चारों पार्ट देखना आप। 1 घंटे की वीडियो भी नहीं होगी चारों, अगर आप चेक करेंगे तो, पर आपको हेल्प ज़्यादा मिलेगी। तो आप उन वीडियोस को चेक करना। साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और उन वीडियोस को जरूर जाके देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी।